इतना कतराती कि वो मुझसे। एहराज की आवाज में सर्दपन था, क्योंकि जहाँ एहराज करमानी का गुजर हो वहाँ आयत शराजी का वजूद एक फनकार तीर नागन की मानद है, जो किसी भी वक्त एहराज करमानी की रगों में उतरकर इसे मौत का मजा चिखा सकती है। आयत का बेलचक सुलगाता हुआ लहजा एहराज के वजूद को झंझोड़ गया था। तुम समझती हो तोप चीज हो, तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हर रोज एहराज करमानी की बिस्तर की जीनत बनती हैं। मेरी नजर में तुम इनमें से भी गई गुजरी हो आयत शराजी। दिल चाहता है अपनी सारी नफरत तुम्हारे वजूद में इस तरह पेवस्त कर दूं कि खाक हो जाऊं, बिल्कुल वैसे जैसे मुझे किया था तुमने। तुम्हारे किरची वजूद को इतनी जल्दी सिमटने नहीं देगा एहराज करमानी, सो डोंट वरी। तुम अपना जहर आजमाओ, मैं अपनी बर्दाश्त आजमाऊंगा, पर याद रखना मेरी जिद के दरमियान मत आना, क्योंकि मैं यजदान करमानी नहीं बन सकता। यजदान करमानी का नाम आयत शराजी के मुंह पर तमाचे की मानद लगा था। दिल सीने में फड़फड़ा उठा था। बसात अपनी बचाओ के चाल बाकी है, मुझे मजीद रुलाओ के चाल बाकी है। तुम जो यूं रोज मुझे रोज रुला जाते हो, आज भी आओ, मेरा इंतकाल बाकी है। करमानी विला लाहौर शहर के खूबसूरत इलाके में वाक़या बेहद खूबसूरत था, जहां दो फैमिलीज आबाद थी, शहान करमानी और यूशा करमानी। दोनों भाई, इनकी फैमिली और वालदा जीनत बेगम के साथ करमानी विला में रिहाइश पजीर थे। जीनत बेगम ने शौहर की वफात के बाद अपनी औलाद को बेहतरीन परवरिश की। शहान और यूशा दोनों भाइयों में एक दूसरे की जान बसती थी। शहान करमानी अपनी अहलिया समिया बेगम और दो बच्चे एहराज करमानी और यजदान करमानी के साथ आबाद थे, तो यूशा करमानी के यहाँ कोई औलाद ना थी, इसलिए उन्होंने अपने करीबी दोस्त की बेटी आयत को अडॉप्ट किया था। आयत के आने से इनकी जिंदगी में खुशियां सी भर आई थी। आयत के बाद अल्लाह पाक ने हिना बेगम को एक और बेटी से नवाजा, जिसका नाम फरिश्ते रखा गया था। सबकी जिंदगी बेहद सुकून थी। दोनों भाई खानदानी बिजनेस की भाग दौड़ संभाल रहे थे। कशान करमानी ने दूसरे ममालिक में अपना बिजनेस वसी किया था, तो यूशा करमानी ने अपने मुल्क में बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचाया था। दोनों खानदानों में बेपनाह मोहब्बत थी। शहान करमानी और यूशा करमानी की एक ही बहन थी, रजिया बेगम। वो जरा अलग मिजाज की खतून थी। रजिया के यहाँ दो औलादे थी, अनम और कायनात। रजिया बेगम की शादी इनके कजन अरकाम करमानी से हुई थी। वो भी एक बड़ी कंपनी के मालिक थे, मगर रजिया बेगम के मिजाज इनसे ना मिलते थे। आए दिन वो झगड़ा कर कर मेके आई रहती थी। जीनत बेगम इनसे काफी परेशान रहती थी। एहराज करमानी यजदान करमानी से 2 साल बड़ा था, मगर जिद में दोनों एक दूसरे के बाप थे। एहराज की आदतें बहुत ही पुख्ता थी। वो कभी भी अपनी कोई चीज जो यजदान यूज की हो अपने रूम में नहीं रहने देता था। इसे चिढ़ थी किसी के साथ भी शेयरिंग से। एहराज तबीयत के मामले में सबसे अलग था। इसके मिजाज अक्सर बहरम ही रहते थे। कुछ इसे बेजा लाड़ प्यार ने बिगाड़ डाला था। इसका जो दिल चाहता वो हासिल करने को हर सूरत तैयार रहता। ना मिलने पर ववेला मचाता कि पूरा घर परेशान हो जाता। यजदान के अपने तरीके थे जिंदगी जीने के। वो चाहना और चाहे जाना बहुत अच्छे तरीके से जानता था। अक्सर इसका इसी चीज पर दिल आता जो एहराज को पसंद होती। फिर दोनों में लंबी बहस के बाद वो चीज यजदान करमानी के हिस्से में आती। एहराज घर में किसी से क्लोज था तो वो जीनत बेगम थी। इनसे मोहब्बत बेपनाह थी। यजदान करमानी अपनी मर्जी का मालिक था, मगर इसकी जिद के आगे हर कोई हार मानने पर मजबूर होता था। यजदान करमानी भूरी पुरकशिश आंखें, सफेद दमकती रंगत, ब्राउन गहरे बाल जो हम वक्त जेल से सेट किए रखता था। दराज कदों जहद से भरपूर मर्द था। इसकी हर चीज में एक हाकिमियत झलकती थी। एहराज करमानी यजदान के मुकाबले में अपनी सब्ज आंखों की वजह से ज्यादा पुरकशिश था। कुशादा पेशानी पर बिखरे स्याह सिल्की बाल, मेदेसी रंगत, वो किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था। एहराज की चाल में एक वकार झलकता था। सब जीतने का जुनून इसमें बेपनाह था। बचपन ही से वो ऐसा था, पर इसे औरत जात से कुछ खास कशिश महसूस न होती थी। वजह आई थी, एहराज को वो नीली बिल्ली किसी तौर पर पसंद न थी, तो हर वक्त सबके सर पर सवार रहती थी। सब इसकी परवाह करते न थकते थे। ऐसे में फरिश्ते को एहराज संभालता। वो नन्ही सी गुलाबी गुड़िया एहराज को बहुत पसंद थी।
एहराज घंटों इससे खेलता और अपने हाथों से इसे खाना खिलाता। आयत शिराजी शोल्डर कट बाल, गुलाबी रंगत, सुर्ख नाजुक सी पत्तियों की मानद लब, होंठों के किनारे पर तिल, नीली आंखों में हुस्न का समुंदर लिए अपनी एक झलक से किसी को भी दीवाना कर सकती थी। फरिश्ते, दमकती रंगत, गहरी हेजल आइज, लंबे घने बाल, नाजुक अनारी लब, सुराहीदार गर्दन और गर्दन की ऐन वस्त में मौजूद तिल से वो किसी को भी अपने शहर में जकड़ने की सलाहियत रखती थी। चारों बच्चे बड़े होने लगे थे। एहराज बीएस का स्टूडेंट था। वो अपनी यूनी का सबसे हैंडसम लड़का था, मगर सबसे खड़ूस इनका अपना एक अलग ग्रुप था जिससे पूरी यूनी तंग थी। एहराज को लड़कियों में ज्यादा दिलचस्पी न थी, मगर वक्त के साथ साथ इसकी आदत बदलने लगी थी। अब वो अपने करीब आती दोशीज़ाओं के हुस्न को सराहने लगा था। इसकी खूबसूरती और बैंक बैलेंस पर न जाने कितनी ही लड़कियां फिदा थी। वो बहुत कम किसी के हाथ आता था। आयत एफएससी के बाद अब एहराज की यूनी में ही एडमिशन ले चुकी थी, जिस पर एहराज ने खूब वेला किया था। एहराज और आयत की आपस में एक मिनट न बनती थी। वजह दोनों की नेचर थी। एहराज जितना पुरतेज था, आयत उतनी ही कूल माइंडेड थी। वह एहराज के सामने बहुत ही कम आती थी। हाँ, आयत शिराजी को यजदान करमानी बेहद पसंद था। यजदान आयत की बच्चों की तरह केयर करता था। ये इसकी शुरू ही से आदत थी। आयत इसे हर शय से अजीज थी। कभी कभी तो वो आयत की खातर एहराज से भी भिड़ जाता था। आयत जितना शुक्र अदा करती कम था। इसे इतनी मोहब्बत करने वाले लोग मिले थे। मिसेस यूशा इसे मैटर में ही सारी हकीकत से आगाह कर चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि आयत को कल को कहीं और से ये बात पता चले। शुरू में आयत को थोड़ी मुश्किलात पेश आई, मगर बाद में वो सब एक्सेप्ट कर चुकी थी। करमानी विला के लोगों की मोहब्बत ने इसे फिर से जीने की उम्मीद दी थी। यजदान का भी बीएस का फर्स्ट ईयर था। वो तीनों एक ही यूनि में अलग डिपार्टमेंट में मौजूद थे। आयत और यजदान दोनों अक्सर एक साथ पाए जाते थे। एहराज को इस लड़की से चिढ़ सी होने लगी थी, जो इसे यजदान के साथ देखने की वजह से हसद में बदलने लगी थी। यजदान और आयत का हर जगह साथ होना इसे खुलने लगा था। वो बहाने तलाश करने लगा था इन दोनों को दूर करने के। आयत को देखने पर यजदान के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट किसी से ढकी छुपी नहीं रही थी। यजदान खुद इससे बेहद लाड से रखता था। इसकी हर ख्वाहिश पूरी करना वो अपना फर्ज समझता था। दोनों फैमिलीज इन दोनों को साथ देखने का काफी मुतमईन थे। वो बहुत कुछ प्लान किए बैठे थे, जाने बगैर कि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। मोहब्बतों के अपने मिजाज होते हैं। ये बहुत कम लोगों पर मेहरबान होती है। हर कहानी का अंजाम वैसा नहीं होता जैसा हम समझते हैं। यजदान करमानी, आयत शिराजी एक दूसरे के साथ मुखलिस थे। यही दोनों के रिश्ते की पाकीज़गी थी, मगर न जाने आगे क्या होने वाला था। जाने यजदान, मेरी बात मानोगी? यजदान बड़े सीरियस अंदाज में सामने खड़ी नाजुक सी परी से मुखातब था। जी जी अजी, मैं आपकी बात मानूंगी तो आप मेरे। हाँ, वो मम्मा ने कहा था। अजी, मैं भूल गई। मम्मा ने कहा था अजी जिया का है, जिया अजी की है। वो मासूमी से आंखें पटपटाती यजदान करमानी का दिल लूट गई थी। जानम, मैं चाहता हूँ आज तुम साड़ी पहनो। जब मैं आऊँ तो तुम रेडी मिलना। रात को वो सजी सवरी यजदान की कार के पास खड़ी थी। यार, मुझे एक शेर याद आ रहा है। यजदान इसकी खूबसूरती से नजर चुराते हुए बोला था। जाने यजदान कोई हमें देखे तो जानती हो क्या कहेगा? यजदान शरारत पर आमादा नजर आया था। क्या कहेगा जी? नीली आंखों में इश्तियाक लिए वो यजदान करमानी के हवास गुम कर गई थी। होश में आता जरा बहके अंदाज में बोला था कि मियाँ बैठा गाड़ी में, बीवी खड़ी है साड़ी में। यजदान बोलता हुआ कहका लगा उठा था। आज आयात ने अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट सबमिट करवाना था, जिसके लिए वो सारी रात मेहनत करती रही। अभी कुछ पॉइंट्स मार्क डाउन कर रही थी। गुलाबी कुर्ता, ब्लू जीन्स में इस वक्त वो खुद भी एक खिला हुआ गुलाब लग रही थी। लबों में पेन दबाए वो जाने किन सोचों में गुम थी जब मम्मा की आवाज पर होश में आई। आयत बेटा, जल्दी नीचे आओ, नाश्ता करो, फिर तुमने भाग जाना ऐसे ही। हिना बेगम ने इसे जरा डपते हुए कहा था। मामा जानिए, आप गुस्सा क्यों करती हैं? मैं चलती हूँ आपके साथ, बस ये लास्ट क्वेश्चन डन कर दूं। आयत अपनी बाहें इनकी गिद्ध बांधती मोहब्बत से जवाब देने लगी थी। ओके बेटा, जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ। हिना बेगम कहकर जा चुकी थी। आयत ने भी जल्दी जल्दी काम मुकम्मल किया और गुलाबी कुर्ते पर गुलाबी स्कार्फ लिए नीचे चली आई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आयत ने बाआवाज बुलंद सलाम किया था। वालेकुम सलाम मेरे बच्चे, आज यूनी नहीं जाना क्या? इतना लेट हो गए हो?
کشان صاحب اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے استفسار کرنے لگے تھے۔ جی بابا جانی، آج امپورٹنٹ اسائنمنٹ جمع کروانی تھی، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ آیت اپنی جگہ پر چیئر گھسیٹ کر این احراز کرمانی کے مقابل آن بیٹھی تھی۔ اس نے ایک تائرانہ نظر ٹیبل پر موجود سب نفوس پر ڈالی تھی۔ احراز، یزدان، بابا، چاچو سب تھے، مگر فرشتے وہ کہاں تھی؟ ماما، فیری نہیں اٹھی کیا؟ اس نے بھی تو یوں نہیں جانا تھا۔ پھر سے ڈر کر سو گئی؟ آیت ہینا بیگم کو دیکھتی ان سے سوال گو تھی۔ جی فیری کی سگی ماں، وہ مہرانی اٹھیں گی نا، بس آتی ہوں گی، تم اپنا ناشتہ مکمل کرو ذرا۔ ہینا بیگم اسے چپ ہی کرا گئی تھی۔ سمیہ بیگم ان کو نوک جھوک انجوائے کرتی ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ جب یزدان نے نیا شوشہ چھوڑا تھا، بابا جانی ہماری یونی کا ٹرپ جا رہا ہے 3 دن کے لیے ترکی میں، اور آیت بھی جانا چاہتی ہے، کیا ہم جا سکتے ہیں؟ یزدان اپنا ناشتہ چھوڑے ان کے جواب کا منتظر تھا۔ پر بیٹا جی، اتنی دور، اور تم تو ویسے شیطانی چرخا ہو، کوئی نیا گولی نہ کھلا دو۔ کشان صاحب نے اس کی میٹھی میٹھی سی بےزتی کی تھی۔ بس بابا جانی، فیصلہ ہو گیا، میں تو آپ کا بیٹا ہوں ہی نہیں، میری قابلیت پر آپ کو ذرا بھی یقین نہیں ہے، اور ایک دنیا دیوانی ہے آپ کے بیٹے کی۔ یزدان فرضی کالر جھاڑتا ہوا آدرات جتانے والے انداز میں بولا تھا۔ آیت نے اس کی باتوں پر لب پر کھلنے والی مسکراہٹ کو روکا، لیکن کیا بھائی تھا، اس کے سر پھرے سے کچھ بھی کہہ دیتا۔ بیٹا مجھے لگتا ہے دنیا دیوانی نہیں اندھی ہے، جو تم ان کو اچھے لگتے ہو، ورنہ ہو تو وہی لنگور۔ اس بار طنز کا تیر احراز کرمانی کی طرف سے آیا تھا۔ کچھ چپتا ہوا سا اسے آیت کی مسکراہٹ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس سے زیادہ جنون احراز کرمانی کو یزدان کرمانی کی وجہ سے آیت کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کی وجہ سے آیا تھا، جس پر وہ سب بھولتا یزدان کو ٹوک گیا تھا۔ بڑے بھیا، لڑکیاں خواہش کرتی ہیں میری، اور یہ میری آیت یہ تو کرش کہتی ہے مجھے اپنا، ایویں کم نہ سمجھے مجھے۔ یزدان اسے جواب دینے کے ساتھ آیت کو دیکھنے لگا، جسے آنکھوں ہی آنکھوں میں وان کر رہی تھی۔ سمیہ بیگم ان کی باتوں پر نفی میں سر ہلا گئی تھی کہ ان کے گھر کا روز کا معمول تھا۔ احراز کی نگاہیں آیت کے چہرے پر ٹک سی گئی تھی۔ اس کا دماغ محض ایک بات پر اٹک گیا تھا، میری آیت، میری آیت۔ نہ جانے کتنی بار اسے اپنے کانوں میں اس جملے کی باز گوشت سنائی دی تھی۔ احراز کی پیشانی رگیں واضح ہونے لگی تھی، ہمیشہ کی طرح ان دونوں کی یہ بے تکلفی احراز کرمانی کو راکھ کر رہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، اسٹاپ دس نان سینس۔ احراز ٹیبل پر ہاتھ مارتے زور سے چیخا تھا، اس کی برداشت ختم ہوئی تھی۔ نگاہیں خون آلود ہوتی آیت کرمانی پر جا ٹکی تھی۔ یہ لڑکی اس کی تکلیف کی وجہ تھی۔ آیت کو خود پر نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تو وہ سٹک سے ہوتی احراز کو دیکھنے لگی تھی۔ ٹیبل پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یزدان کے لب اس کے رد عمل پر بھیج سے گئے تھے۔ احراز کرمانی، یہ میرا گھر ہے، تمہارا آفس یا یونی نہیں، جہاں تم اس طرح اپنی آواز بلند کرو۔ کشان صاحب تیش میں کہتے آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ ان کے پیچھے یوشا کرمانی گہری سانس بھرتے اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ احراز خود پر قابو رکھنا سیکھو، نقصان اٹھاؤ گے، یوشا کرمانی کہتے مین گیٹ کی جانب چل پڑے تھے۔ آیت نے فروک پر گرفت سخت کی اور آنکھوں میں الجھن سی آئی آن سمائی تھی۔ یہ شخص کبھی سے خوش دیکھ ہی نہیں سکتا۔ بھیا، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے کہا کریں، یوں آپ سب کے سامنے تماشا نہیں بنا سکتے۔ یزدان سنجیدگی سے کہتا آیت کا ہاتھ ہمیں یونی کے لیے نکل گیا تھا۔ سمیہ بیگم اور ہینا بیگم بھی ماحول میں تناؤ محسوس کرتی اٹھ کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کے برعکس احراز کرمانی کی نگاہیں آیت کے ہاتھ میں موجود یزدان کرمانی کے ہاتھ پر تھی۔ وجود شعلوں کی مانند سلگنے لگا تھا۔ وہ ٹیبل پر موجود سارا سامان گراتا اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ دل و دماغ پر دونوں کی ہنسی سوار تھی۔ وہ خود کو کمپوز کرتا سیڑھیاں چڑھتا فرشتے کے روم میں چلایا تھا۔ پرنسس، آپ آج بھی لیٹ ہیں، سب جا چکے ہیں۔ احراز لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجاتے روم میں انٹر ہوتے ہوئے بولا تھا۔ جی ہیری، میں ریڈی ہو رہی ہوں۔ احراز جو کچھ کہنے کا ارادہ کر رہا تھا، سرخ کیپری کرتے میں اس کی دھمکتی رنگت چہرے پر چھائی مسومے دیکھتا کھڑا رہ گیا۔ دل اس پریوش کو دیکھ بے ساختہ ماشاءاللہ کہہ اٹھا تھا۔ کسی بھی آرائش اور زبائش سے پاک چہرہ احراز کرمانی کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ پرنسس، آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں پرنسس صرف اپنے پرنس کو اچھی لگے، اس لیے یہ ڈریس ابھی چینج کر کے آئیے، میں یہیں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ احراز شیریں لہجے میں سے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ اوکے، میں سمجھ گئی ہیری، ماما کہتی ہیں کہ میں چھوٹی ہوں، میں بڑی ہو گئی ہوں۔ ہیری، سچی دیکھیے کیسے چٹکی میں بات سمجھ گئی۔ فرشتے نیلی آنکھوں میں خوشی لیے احراز کو جتاتے ہوئے بولی تھی۔ احراز اس کی بات پر دل سے مسکرایا تھا۔ پرنسس، ریڈی ہو جاؤ جلدی، ہمیں جانا ہے یونی۔
एहराज इसे चेंजिंग रूम की जाना भेजते बोला और खुद इसकी गुलाबी थीम से सजे रूम की चीजें सेट करने लगा जो फरिश्ते अक्सर फैला कर रखती थी। एहराज इसके रूम में आते समेटना शुरू कर देता था। वो एक वेल मैनर शख्स था, फैलाव इसे काफी इरिटेट करता था, इसलिए इसकी यजदान से खूब लड़ाई भी हुआ करती थी इसी बात पर। एहराज अब मुतमईन सा बेड पर आ बैठा जब क्लिक के साथ दरवाजा खोलती वो नीली परी बाहर आई। सिंपल ब्लैक फ्रॉक में वो खुद भी जकड़ने की ताकत रखती थी। वो गहरा सांस भरते जल्दी से अपना हिजाब लपेटे एहराज के सामने आकर खड़ी हुई थी। अब ठीक है हैरी, चले, हम लेट हो जाएंगे, फरिश्ते इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते बोली थी। एहराज भी इसका हाथ में माँ से इजाजत लेते अपनी BMW में फरिश्ते को फ्रंट सीट पर बैठाते। फरिश्ते शौक से गुजरते मंजरों को देख रही थी क्योंकि इसे बाहर निकलने से बाबा ने मना किया हुआ था, इसलिए वो ज्यादा कहीं आती जाती नहीं थी। 15 मिनट की मुसाफत के बाद वो दोनों यूनी के बड़े से गेट के सामने थे। एहराज यूनी में एंटर हुआ तो इसका ग्रुप एकदम धावा बोलता इसके करीब आ गया, जिन्हें देखते फरिश्ते घबरा से गई थी। यार एहराज, कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? और ट्रिप पर जाना है ना, आज लास्ट डेट है। एहराज का दोस्त इसे सारी मालूमात फराहम करते जरा झंबे से बोला क्योंकि इसकी नजर कहीं और दूर टिकी हुई थी, जहाँ सामने आयत करमानी यजदान करमानी के साथ बैठी कुछ डिस्कस कर रही थी। एहराज ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द करते खुद को कंपोज करने लगा। ध्यान अपने साथ खड़ी बहस्ती की तरफ लगाया था। फेरी, आ जाओ, आपको क्लास तक छोड़ दूं, आपका लेक्चर मिस हो जाएगा। एहराज इसे मुखातब करते फरिश्ते के डिपार्टमेंट की तरफ चलने लगा था। मखसूस कलून की खुशबू अपने करीब महसूस करते आयत ने बेसाख्ता पीछे मुड़कर देखा। नजरें एहराज करमानी के खूबरू चेहरे पर टिकी जो फरिश्ते से बात करते जा रहा था। आयत ने सर झटका। यजदान, मुझे ट्रिप पर जाना है, कुछ करो ना, बाबा को मनाओ, और इस खड़ूस को भी, बाबा इसकी बात मानेंगे। आयत इसे झंझोड़ते बोली जो चिप्स खाने में मसरूफ था। अरे छिपकली, मैं भैया को नहीं छेड़ूंगा, इनसे बात करना दीवार में सर मारने के मुतरादिफ है। सुबह भी इतनी इज्जत अफजाई हुई है इस ट्रिप की खातर, यजदान भरे हुए मुंह से बोला था। आयत इसकी बात पर इसे मुंह बसूरती आते जाते लोगों को देखने लगी। ये बात वाकई सच थी, एहराज से बात करना दीवार से सर मारने के मुतरादिफ था। वो चारों यूनी से एक साथ घर आए थे, सभी अपने रूम में चले गए थे। सिवाय आयत के इसकी आदत है यूनी से आते ही सीधा माँ के पास जाना। कि आयत इनके रूम में आई तो हिना बेगम को कवर सेट करते हुए पाया। मामा जानी, आप यहाँ हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। आयत इनके गिर्द बाजू हाइल करते बोली कि हिना बेगम बेटी की मोहब्बत पर मुस्कुरा उठी। मेरी जान, बस तुम्हारे बाबा को जरूरी मीटिंग के लिए लंदन जाना है, बस इन्हीं की पैकिंग कर रही हूँ। मेरी बेटी का दिन कैसा गुजरा आज? हिना बेगम इसे तफसील बताते हुए बोली थी। मामा पता करें, पापा आजकल बहुत लंदन जा रहे हैं, कहीं कोई दूसरी मामा तो नहीं ला रहे हमारे लिए? आयत बेड पर फैल कर लेटी शरार से गोया हुई मिसेस यूशा की घूरी ने इसकी चलती जुबान को ब्रेक लगाया था। क्या मामा, आप भी इस हिटलर की तरह मुझे घूरने लगी हैं? अल्लाह पूछेगा जालिम को मेरा ट्रिप जा रहा है और बाबा सिर्फ इसकी बात सुनेंगे। आयत को दुख फिर से ताज़ा हुआ था। अभी वो मजीद कोई गौर अफशानी करती कि दरवाजा नॉक हुआ। चची जान, आपको बाबा ही स्टडी रूम में बुला रहे हैं। वह हैरान था जो बाप के कहने पर हिना बेगम को बुलाने आया था। आयत इसकी बात सुनते ऐसे हो गई थी जैसे करंट लग गया हो। न जाने कब से वो इसकी बकवास सुन रहा था। आयत के गले में गिल्टी उभर कर मधूम हुई थी। ओके बेटा, अब चलिए, मैं आती हूँ। हिना बेगम मुस्कुराकर इससे कही है बेटी की कमअक्ली को कोसने लगी। कुछ भी कहने से गुरेज नहीं करती। एहराज जा चुका था। मिसेस यूशा भड़क उठी। आयत, कब सुधरोगी तुम? कुछ अकल है या ऊपर का माला खाली पड़ा है? कुछ भी बोल देती हो, ना जाने एहराज तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा। हिना बेगम ने इसे लताड़ा और बाहर का रुख किया था। सभी को मैं ही नजर आती हूँ, देखना अपने शोहर से सारी शिकायतें लगाऊंगी। आयत बेड पर फैलकर लेटते आने वाले शोहर से शिकवा कर रही थी। किस्मत न जाने ये मौका देने वाली थी या नहीं। मिसेस यूशा के कहने पर और एहराज के ज्यादा असरार पर की वजह से इन्हें ट्रिप पर जाने की इजाजत मिल गई थी। चारों काफी एक्साइटेड थे।